सीएस नेट क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक नया बुक जो शुरू किया है, उस बुक का रिव्यू मैंने थोड़ा-सा आप लोग को दिया था। एक इंट्रोडक्शन मैंने क्लास लिया था कि जो मैं बुक शुरू कर रही हूँ यानी संपूर्ण इतिहास, जिसके राइटर है ज्ञानचंद यादव। मैं उसका एक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन वीडियो को लेकर के आई थी और आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और इस वजह से मैं इस बुक को मतलब कंटिन्यू करती हूँ। आप सभी मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, आप सभी का प्यार हमेशा बना रहे और आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक कॉपी और एक पेन दोनों पेन ले लीजिएगा, ताकि मैं कुछ भी अगर आप लोग को बताऊँ तो आप उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही अच्छा है और मतलब अगर किसी भी चीज़ को अगर लिखते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का जो वीडियो है संपूर्ण इतिहास बाय ज्ञानचंद यादव, हम लोग आज शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बुक का जो है फ्रंट पेज है, ठीक है? ज्ञान संपूर्ण इतिहास, ठीक है फ्रेंड्स? दोस्तों मैं आप लोग को बताती हूँ ये मतलब ज्ञानचंद यादव की जो बुक है, वो सभी सब्जेक्ट में आती है। तो इसलिए अगर किसी को इतिहास के अलावा ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में अगर लेना हो, तो वो जा कर के ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ही अच्छे मतलब राइटर के द्वारा लिखी गई है। तो और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह सब भी हैं, जो कि जो भी एग्जामिनर अगर साल भर से तैयारी कर रहे हैं या फिर 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे सब एग्जामिनर के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम की 1 महीने पहले अच्छे से बुक को अगर पढ़ लेंगे, तो आपका तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मतलब इस बुक में जो है तीनों पार्ट को कंबाइन किया गया है, यानी प्राचीन इतिहास को भी बताया गया है और मध्यकालीन इतिहास को भी बताया गया है और आधुनिक इतिहास को भी बताया गया है, ठीक है दोस्तों? तो आज जो मैं शुरू कर रही हूँ वो है प्राचीन इतिहास से शुरू करूँगी और एक-एक टॉपिक को मैं डील करूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है? तो दोस्तों आज का जो मैं मतलब क्लास शुरू करूँगी, वो मैं एक इंट्रोडक्शन मतलब क्लास से शुरू करूँगी, जो कि है इतिहास एक परिचय, ठीक है? और छोटा-छोटा टॉपिक ही लेकर के डील करेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से याद भी रहे और जैसे मान लीजिए अगर कुछ काम भी आप कर रहे हो, तो अगर आप वीडियो अगर खोल के छोड़ भी दो, तो यानी आप सुन के भी अपनी मतलब तैयारी को बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे भारत का इतिहास, ठीक है? भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। मैं स्क्रीन को थोड़ा-सा बड़ा कर लेती हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। दोस्तों भारत का इतिहास जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल। पाषाण काल मतलब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब मतलब मानव की जो उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय कुछ था नहीं, ठीक है? तो वो जंगलों में रहा करते थे, पत्थरों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, कंदराओं के बीच में। तो इस वजह से उन सारी विशेषताओं के कारण मतलब उस एज को पाषाण काल कहा गया है, ठीक है? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है? और तीसरा जो हमारा है वो है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को भी 3 फ़ेज़ में बाँटा गया है, ठीक है? तो पहला जो फ़ेज़ है हमारा पूरा पाषाण काल। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, क्योंकि किसी भी सभ्यता या फिर कोई भी अगर वंश वगैरह सब रहता है, तो उसका डेटिंग मतलब रहता है, वो डेटिंग को याद करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि हमें मतलब कुछ चीज़ें समझ में आए या कुछ चीज़ नहीं मतलब किसी भी मतलब वंश को पढ़ने में या फिर किसी भी सिविलाइजेशन को पढ़ने में याद रहता है, ठीक है? तो पूरा पाषाण काल का जो हमारा एज रहा है, वो है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक रहा है। और दोस्तों पूरा पाषाण भी जो है इसमें भी 3 फ़ेज़ बाँटा गया है, ठीक है? मैं आगे जब इस चीज़ को पढ़ाऊँगी तो फिर मैं बताऊँगी। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, ठीक है? 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक, ठीक है? इसका टाइमिंग रहा है। और नवपाषाण काल का जो टाइमिंग रहा है, वो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है दोस्तों?
दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि ये मतलब जो पुरापाषाण का काल है, वो मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम के लिए है। तो हाँ दोस्तों, ये भी चीज़ सोचना बहुत ही मतलब अच्छा है। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि पुरापाषाण का जो मतलब ऐज रहा है, टाइमिंग जो रहा है, वो इसलिए ज़्यादा रहा है क्योंकि एक मान लीजिए मैं आप लोग को एक उदाहरण देती हूँ कि किसी भी एक ज्ञानी मानव को ले लीजिए और किसी एक अज्ञानी मानव को ले लीजिए, ठीक है? अगर तो किसी भी उस दोनों व्यक्ति को किसी एक टॉपिक को समझाने में सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ को आएगी? यानी एक अज्ञानी मानव को, ठीक है? तो ठीक वही चीज़ है कि जब मानव की शुरुआत हुई थी, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो उन्हें पता नहीं था कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, क्या खाना है, क्यों खाना है। तो इस वजह से इसका टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी मतलब इस जो पुरापाषाण काल है, उस काल को मतलब विकसित होने में, बढ़ने में टाइम लग गया है। ठीक है दोस्तों? ये हो गया है। हाँ, नवपाषाण काल का जो टाइमिंग रहा है, वो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड? अब हम लोग आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पर। ठीक है? आद्य ऐतिहासिक काल पे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा की घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा मतलब सभ्यता भी कहते हैं। और इसका टाइमिंग जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व रहा है। और दूसरा है वैदिक सभ्यता। इसका टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड्स? अब वैदिक सभ्यता को ही इसको बताया गया है कि वैदिक सभ्यता में भी दो सभ्यताएं हमें पढ़नी है, यानी ऋग्वैदिक काल को पढ़ना है और उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ना है। ठीक है? तो ऋग्वैदिक काल का जो हमारा टाइमिंग है, वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है? तो ऋग्वेद में हमें उसकी मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ है, क्या आर्थिक परिवर्तन हुआ है, क्या राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है? अब उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग रहा है, वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? अब हम लोग आ जाते हैं ऐतिहासिक काल पे। ठीक है? ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स? पहला जो है प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है? इसका टाइमिंग जो रहा है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स? और नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी इसका जो टाइमिंग है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, यानी मध्यकाल के आरंभ से लेकर के औरंगजेब के शासनकाल तक। ठीक है फ्रेंड्स? अब हम लोग यहाँ पे तीसरा देखेंगे कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो उसका टाइमिंग क्या है। तो 712 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक, यानी औरंगजेब से लेकर के जो हमारी मतलब हमें जो स्वतंत्रता मिली है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, वहां तक। ठीक है फ्रेंड्स? अब यहाँ पे जो है मतलब फिर इसको प्राचीन भारत का इतिहास ये भी अच्छे से मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है? कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें क्या सब पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसका जो पहला मतलब बिंदु है महाजनपद, महाजनपद काल पढ़ना है हम लोग को, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मगध साम्राज्य, जिसका टाइमिंग है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद हमें मौर्य काल पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य, यानी 323 ईसा पूर्व से लेकर के 100 मतलब 184 बीसी। ठीक है? एवं संगम काल, चेर, पांड्य और चोल इसमें पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट जो वंश है हमें पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास में मौर्योत्तर काल। ठीक है? 184 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक। ठीक है? नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य, यानी 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स? और फिर जो हमारा मतलब एंशियंट का जो
पार्ट है, उसमें जो हमें पढ़ना है वो है हर्षवर्धन काल, यानी 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आ जाते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है। तो मध्यकालीन से पहले जो पूर्व मध्यकालीन का क्या टाइमिंग है वो हम लोग देखेंगे। मतलब पूर्व मध्यकाल में हमें क्या पढ़ना है। तो पूर्व मध्यकाल का जो टाइमिंग शुरू होता है वो है आठवीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। ठीक है। इसमें बताया गया है उत्तर भारत में राजपूत, दक्कन में चालुक्य, दक्षिण भारत में चेर पांड्य, और पाल, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल और शाही चोल। यानी पूर्व मध्यकाल में इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। उत्तर मध्यकाल का जो टाइमिंग है वो है 12वीं 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी बताया गया है उत्तर भारत, दिल्ली सल्तनत, मुगल चौहान वंश, फिर उसके बाद दक्कन, विजयनगर, बहमनी, दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काक काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ कि हमें मतलब एंशंट में क्या पढ़ना है और मेडिवल में क्या पढ़ना है और आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है। ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इतिहास क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। हिस्ट्री यूनानी यानी ग्रीक शब्द है, शब्द हिस्टोरिका से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान यानी नॉलेज acquired बाय इन्वेस्टिगेशन है। इतिहास का अतीत इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार, ये बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं दोस्तों। तो इस इतिहासकार का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है। इतिहास और इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। ठीक है। हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास का विभाजन। ठीक है। इतिहास का विभाजन जो किया गया है वो इसमें बताया गया है। इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला जो है प्राग इतिहास, या फिर इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है। लिखित इतिहास के पहले खंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था, यानी प्रागैतिहासिक काल के जो भी मानव हैं उनको लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर और हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया था। ठीक है। दोस्तों वो लोग जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय कुछ भी नहीं था, तो वो लोग कंदराओं में जाकर के रहते थे, पहाड़ के पीछे रहते थे और हड्डियों वगैरह सबका उपयोग करते थे। और अपनी कुछ अगर भावना को व्यक्त करने का रहता था तो वो गुफा में चित्रकारी करते थे। और गुफा चित्रकारी का जो पहला बहुत ही अच्छा प्रमाण जो है वो आपको भीमबेटका में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। पाषाण काल के इस पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। यानी प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के इस में रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ठीक है।
उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जबकि जब लिपि और अक्षर का उन्हें ज्ञान था, लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमें मतलब लिपि मिली है, उसको अभी तक भी नहीं पढ़ा गया है। इसी को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया, इसी कारणवश। ठीक है? तो आद्य-ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है, जिसका अर्थ निकालना कठिन है। ठीक है फ्रेंड्स? इसी कारणवश इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को भी और वैदिक काल को भी। ठीक है? तीसरा जो पार्ट है वो है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिकल पीरियड। इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हम लोगों ने मतलब तीनों खंड को पढ़ लिया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स? इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही आपको इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि इस बुक की जो विशेषता एक ये है कि किसी भी मतलब किसी भी इतिहासकार को या फिर मतलब कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी मतलब अगर जीवाश्म मिला हो या फिर कुछ भी मतलब पुरातात्विक कुछ चीज़ मिले हो, तो उसको फ़ोटोग्राफ के ज़रिए बताया गया है। ये इस बुक की बहुत ही अच्छी ख़ासियत है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो भी टॉपिक बताया गया है, उसमें साइड में जो भी है उनका फ़ोटो दिया गया है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कोलकाता में स्थापित हुआ था, का उत्तराधिकारी थे। ठीक है फ्रेंड्स? 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक रिसर्च प्रकाशित होना आरंभ हुआ था और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वो कहाँ पे है? वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स? ASI ने अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे एक मतलब क्वेश्चन बनता है कि जो ये मतलब संग्रहालय जो स्थापित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, तो किसकी सहायता से मतलब स्थापित किया गया था? तो आप लोग बता सकते हैं कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन यानी वायसराय सर चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स? आगे देखते हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया है। ठीक है? यानी पुरातत्व के क्षेत्र में कनिंघम ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ठीक है फ्रेंड्स? इस वजह से इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया है। ठीक है? दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन भी मतलब निकल जाता है, मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है? कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कनिंघम। किसको कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। 1944 में जब मार्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने थे, तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो किसके अंतर्गत काम करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ भी आप लोग को नहीं समझ में आए, आप लोग वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? और नहीं भी इसके बाद समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ को बताने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो है प्रमुख महानिदेशक, ठीक है फ्रेंड्स? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रंट में, यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम भारतीय महानिदेशक, ठीक है? ये प्रथम भारतीय महानिदेशक थे, ठीक है? कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। फ्रेंड्स, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। तो कब खोज की थी? 1921 ईस्वी में, ठीक है? अब हम लोग प्रमुख महानिदेशक के बारे में एक-एक उनका टाइमिंग देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? किनका टाइमिंग क्या-क्या रहा है? पहला जो है वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम का, यानी इनका टाइमिंग जो रहा है 1871 से लेकर के 1885, ठीक है? जेम्स बर्क्स 1886 से लेकर के 1800 यानी 1889, ठीक है? और तीसरा है जॉन मार्शल, यानी 1902 से लेकर के 1928, ठीक है? चौथे में जो है हेरोल्ड हारग्रीव्स, ठीक है? 1928 से लेकर के 1931 इनका टाइमिंग रहा है, ठीक है? और जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो है राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका टाइमिंग जो रहा है 1931 से लेकर के 1935, ठीक है फ्रेंड्स? आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। और अगले हैं जे एफ ब्लॉकिस्टन, इनका टाइमिंग जो रहा है 1935 से लेकर के 1937। नेक्स्ट फ्रेंड है राय बहादुर के एन दीक्षित, ठीक है? इनका टाइमिंग रहा है 1937 से लेकर के 1944, ठीक है? सर मार्टिमर व्हीलर, इनका टाइमिंग जो रहा है 1944 से लेकर के 1948 तक रहा है, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है एन पी चक्रवर्ती, इनका टाइमिंग रहा है 1938 से लेकर के 48 से लेकर के 1950 तक, ठीक है? नेक्स्ट है माधव स्वरूप वत्स, ठीक है फ्रेंड्स? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनका टाइमिंग जो है वो 1950 से लेकर के 1953 तक इनका रहा है, ठीक है? आगे है ए घोष, इनका टाइमिंग है 1953 से लेकर के 1900 सॉरी 1968, ठीक है? और नेक्स्ट है बीबी लाल, ठीक है? इनका टाइमिंग जो रहा है 1968 से लेकर के 1972, ठीक है फ्रेंड्स? और आगे है देश पांडे, ठीक है? इनका टाइमिंग जो रहा है 1972 से 1978 तक, ठीक है फ्रेंड्स? और लास्ट में है बी के थापर, यानी 1978 से लेकर के 1985 तक, ठीक है फ्रेंड्स? दोस्तों, ये तो हमारे हो गए प्रमुख महानिदेशक, ठीक है? इनका अगर टाइमिंग याद रखिएगा तो इन्होंने अपने अपने मतलब समय में क्या सब कार्य किए, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और ये तभी रहेगा कि जब हम इनका टाइमिंग याद में रखेंगे, याद रखते हैं, तो ये चीज़ बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो इसलिए टाइमिंग तो मतलब याद रखने का ही है। और आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही अच्छे मैं आपको बताती हूँ टॉपिक दिया है इतिहास के जन्मदाता कौन थे, ठीक है? यहाँ पे इनका नाम भी दिया गया है हेरोडोटस, ठीक है? और इनके बारे में जानते हैं। हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेता था, ठीक है? क्या थे ये? इतिहासकार भी थे और भूगोलवेता भी थे, ठीक है दोस्तों? हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था, ठीक है?
तो इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है, ठीक है? तो वो है हरिदत्त, ठीक है फ्रेंड्स। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। हेरोडोटस जो थे वो हिस्ट्री के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, ठीक है? उन्होंने हिस्ट्री शब्द को पहली बार प्रयोग में लाया, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी, ठीक है। नेक्स्ट जो बिंदु है, रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक यानी पिता की संज्ञा दी। किसने दी? तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया, ठीक है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। आगे पॉइंट है, इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है कि हेरोडोटस के बुक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका बुक है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड आज का जो एक इंट्रोडक्शन मतलब कह सकते हैं क्लास, वो मैंने आज शुरू कर दिया है। आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। मैं इसी तरह हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के आपके साथ हमेशा जुड़ते रहूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना मतलब देखेंगे उतना ही मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और उतनी ही जल्दी मैं वीडियो बना करके लेके आऊँगी। मैं कोशिश ये करती हूँ कि छोटा वीडियो बने लेकिन अच्छा बने, ताकि आप लोग को बोर भी ना हो और सीख भी जाए बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को थैंक यू, और मज़े से तैयारी करते रहिए।